जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 103 इस लेक्चर में हम इंटरनल कंट्रोल के केस स्टडीज के कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? हमने जो कंट्रोल एक्टिविटीज स्टडी की हैं, ऑथराइजेशन फॉर एग्जांपल या रिकंसिलिएशन या दूसरी जितनी भी कंट्रोल एक्टिविटीज है, याद रखें वो सारी कंट्रोल एक्टिविटीज, वो जो कंट्रोल एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं वो किसी एक सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो बहुत एक से ज्यादा सिस्टम पे भी अप्लाई हो सकती हैं। जैसे रिकंसिलिएशन है, वो आपको पता है कैश एंड बैंक सिस्टम में भी आ सकती है रिकंसिलिएशन, वो हमारे डेटर्स के सेल सिस्टम में भी आ सकती है कि रिकंसिलिएशन बननी चाहिए इंडिविजुअल डेटर्स और कंट्रोल अकाउंट की। वो परचेज सिस्टम में भी आ सकती है कि क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की और परचेज लेजर की रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। इसी तरह जो अप्रूवल है वो सेल से भी पहले, सेल ट्रांजैक्शन से पहले सेल ट्रांजैक्शन भी अप्रूव होनी चाहिए, परचेज ट्रांजैक्शन भी अप्रूव होनी चाहिए, पेरोल पेमेंट होनी है सैलरीज की, उस सैलरी शीट की भी अप्रूवल होनी चाहिए। तो जो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि कंट्रोल्स वही होंगे, सेम कंट्रोल एक से ज्यादा सिस्टम पे अप्लाई हो सकते हैं। ये ध्यान में, ये कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है ना, आपका काम 50% से ज्यादा इजी कर दिया है। इसलिए कि अगर आप सेल सिस्टम को समझ गए तो चूंकि सिमिलर कंट्रोल्स ही परचेज सिस्टम में यूज हो रहे होंगे तो वो एक तरह से आपकी डुप्लीकेट, इक्का दुक्का कोई कंट्रोल्स नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल्स भी होते हैं। जिस तरह हमारे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमने पढ़ा था ना कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि बहुत से एरियाज में यूज होते हैं, जो कि बहुत से एरियाज में यूज होते हैं, और कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक है उन एरियाज के। उसी तरह कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि बहुत से सिस्टम में यूज होती हैं, और कुछ कंट्रोल एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि हर सिस्टम की अपनी स्पेसिफिक है। लेकिन ज्यादातर जो कंट्रोल एक्टिविटीज हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। इसलिए अगर आप किसी एक सिस्टम को भी तसल्ली से समझ लें तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि बाकी के जो सिस्टम, जितने भी सिस्टम, उनको आप खुद से भी रीड करें तो समझ आ जाए। लेकिन हम स्टडी एक एक सिस्टम करेंगे, कोई एक सिस्टम भी ऐसा नहीं होगा जो मैं आपसे कहूँ खुद से पढ़ लेना, नहीं, सारे। लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बता रहा हूँ। एक सिस्टम को भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको पता चल जाएगा सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होती हैं। तो खास तौर पे जो पहला सिस्टम है ये गौर से सुनना है आपने, खास तौर पे पहला सिस्टम, ठीक। देखिए मेन कंसेप्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से सिस्टम हैं, हमारे सिलेबस में है सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले सेल सिस्टम। हर सिस्टम में कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी, हर सिस्टम में कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी। कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज स्ट्रांग होंगी, कुछ वीक होंगी। स्ट्रांग एक्टिविटीज पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, वीक एक्टिविटीज पे हम रिकमेंडेशन देते हैं मैनेजमेंट को थ्रू मैनेजमेंट लेटर, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि ये कंट्रोल आपका वीक है, इसका ये नुकसान हो सकता है, बराए मेहरबानी इस रिकमेंडेशन पे अमल करके इसको सही कर लें। ये कंसेप्ट, ये अप्रोच आपको हर सिस्टम में मिलेगी, ठीक है। हम अब स्टडी करने जा रहे हैं एक आइडियल कंट्रोल सिस्टम में क्या कुछ होना चाहिए। जब आप केस स्टडीज करेंगे ना, उसमें कुछ स्टेप्स हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपको एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच बता रहा हूं। स्टार्ट करते हैं हम सेल सिस्टम से। पहला सिस्टम कौन सा हमारा? सेल सिस्टम। सेल सिस्टम का आगाज होता है
जब एक देखिए हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने अंडरस्टैंड करना है पॉइंट ऑफ इनिशिएशन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने तक कोई भी ट्रांजैक्शन कितने प्रोसेस से गुजरती है और हर प्रोसेस में क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो हम क्या स्टडी करेंगे सेल्स सिस्टम में कि कितने डिपार्टमेंट से प्रोसेसिंग होती है, हर डिपार्टमेंट में क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होती है जब भी कोई कस्टमर हमारे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में आता, बल्कि सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को सामने रखते हुए हमने सेल्स का सारा काम स्टार्ट से लेके एंड एक बंदे को या एक डिपार्टमेंट को नहीं दिया होता है, डिवाइड किया होता है। एक होता है हमारा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, फिर होता है डिस्पैच डिपार्टमेंट, फिर होता है इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, और फिर होता है जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अगर आप देखें तो हमने सेल्स सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सेल्स सिस्टम की जितने भी एक्टिविटीज हैं, ये बोर्ड का लेफ्ट वाला हिस्सा सिर्फ ये सेल्स है, उधर परचेज है, ये सेल्स है। सेल्स सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें 4 डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मुझे बताइए सारे काम एक ही बंदे को क्यों नहीं दे दिए? सेग्रीगेशन ड्यूटीज। शाबाश, पहली चीज ये। तो पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है, अगर किसी जगह पे वो कहे ना कि 2 एक्टिविटीज एक ही बंदा कर रहा है, आपने कहना सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं ठीक। अच्छा, शुरू कहां से होता है? कस्टमर हमारे पास आता है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में और आके कहता है सर बराए मेहरबानी मुझे क्रेडिट सेल कर दे। देखिए अगर तो कैश सेल्स है ना फिर तो मसला कोई नहीं है, फिर तो उसी वक्त उसे सेल करके फारिग कर दिया। लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे मोर देन 90% सेल्स क्रेडिट सेल्स होती हैं। तो क्रेडिट सेल जो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है? सेल्स ऑर्डर एग्री करना क्लाइंट के साथ, ये सेल्स एग्रीमेंट को कहते हैं। जो आपने लॉ में एग्रीमेंट पढ़ा ना, वो मर्केंटाइल लॉ में कि एग्रीमेंट होता है सेल परचेज का, ये वो एग्रीमेंट है। सेल्स ऑर्डर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्स ऑर्डर है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज ऑर्डर है। सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट सब जब उसके पास कस्टमर आता है वो पहले देखता है कि नया कस्टमर है कि पुराना कस्टमर है। अगर नया कस्टमर होना तो फिर वो उसे एक और डिपार्टमेंट के पास भेज देता है जिसे कहते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि नया कस्टमर है उसकी क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन करे और उसको एक क्रेडिट लिमिट सेट कर दे। क्या सेट कर दे? कि इसको इस लिमिट तक उधार माल बेच सकते हैं। जब क्रेडिट लिमिट सेट हो जाती है तो फिर उसे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट फिर ये देखता है अगर ऑर्डर की अमाउंट क्रेडिट लिमिट से कम है तो उसको अप्रूव कर दे, और अगर ऑर्डर की अमाउंट ज्यादा है तो रिजेक्ट कर दे। अगर तो नया कस्टमर हो तो क्रेडिट लिमिट के बेस, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसका मतलब ऑलरेडी उसकी क्रेडिट लिमिट सेट हो चुकी होगी। अब इसने क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करनी सेल्स ऑर्डर वाले ने, लेकिन क्रेडिट लिमिट चेक करनी है, सेट नहीं करनी, चेक करनी। क्या चेक करना है? उसने देखना है कि कस्टमर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया जाए आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा नहीं हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो रहा हो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट क्या करे? रिजेक्ट कर दे। और अगर क्रेडिट लिमिट से नीचे हो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम, पहला स्टेप, पहला डिपार्टमेंट कौन सा होगा? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि जो सेल्स ऑर्डर वो अप्रूव करे जो विद इन क्रेडिट लिमिट हो और अप्रूव करे ऑथोराइज्ड रेट पे, उन रेट्स पे जो डायरेक्टर ने अप्रूव किए हैं, अपने रेट्स पे नहीं। आप जब डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो जो बंदा कैश इनवाइस बना रहा होता है, इनवाइस आपकी, वो अपने रेट पे इनवाइस बना रहा होता है कि वो जो अप्रूव्ड हुए हैं, जो बिल्ट इन अप्रूव्ड। ठीक है, क्या उसको रेट चेंज करने की इजाजत होनी चाहिए?
अगर रेट चेंज करने की इजाजत होगी ना तो महंगा सामान बेच के तो लोअर रेट इनवॉइस पे शो करवाएगा। इसीलिए याद रखिए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास जो है रेट सेट करने की पावर नहीं होनी चाहिए। तो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वही एग्रीमेंट वही ऑर्डर एक्सेप्ट करे जो विद इन क्रेडिट लिमिट है, उस पे रेट यानी प्राइस ऑथोराइज होनी चाहिए, उसी वक्त ऑर्डर एक्सेप्ट करे जब स्टॉक अवेलेबल हो, यानी कि स्टॉक आउट है, स्टॉक खत्म है और ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो, कस्टमर गाली नहीं देगा और क्या करेगा। तो इन्वेंट्री बैलेंस देख के फिर ऑर्डर एक्सेप्ट करें और सारे के सारे सेल्स ऑर्डर आगे भेज देने चाहिए डिस्पैच डिपार्टमेंट को कंप्लीटली। कोई एक सेल्स ऑर्डर भी आगे जाने से रह गया ना तो कस्टमर इंतजार करता रहेगा और इधर से किसी को पता ही नहीं चलेगा ये सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट एक सफा नीचे गिर गया था। ये सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव है विद इन क्रेडिट लिमिट सेल्स ऑर्डर अप्रूव करना है, ऑथोराइज रेट पे स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, सारे के सारे सेल्स ऑर्डर आगे प्रोसेस भेज दे प्रोसेसिंग के लिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या कंट्रोल्स बनाए जाते हैं? देखिए ये मकसद है ना, मकसद उसके लिए कुछ कंट्रोल्स है। आपका मकसद है आपने पेपर पास करना है, उसके लिए कुछ कंट्रोल्स है, आप उस सिस्टम को फॉलो करते रहें, रेगुलरली आना, टेस्ट वगैरह देना, क्वेश्चनिंग करना, असाइनमेंट करना, ये सारे कंट्रोल एक्टिविटीज थे। तो मकसद को पूरा करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, मकसद को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं, ये कंट्रोल एक्टिविटीज है। ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड है लेकिन दोनों में फर्क है। मकसद वो जो हम हासिल करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज वो जिनके थ्रू मकसद हासिल होगा। तो कहता है क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेग्रीगेशन ड्यूटी लगा लेना। ये तो हर सिस्टम में और हर डिपार्टमेंट में होगा। कहीं पे आई कैप ने नहीं भी लिखा हुआ आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक नंबर का। लेकिन जहन में रखिएगा दो चीजें बता रहा हूं, जैसे सब्सटेंटिव पोर्शन में बताया था ना, स्टूडेंट जनरल पॉइंट बता देते हैं, स्पेसिफिक नहीं करते। यहां पे भी सेम। दो पहले स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा, आई कैप ने कहा ऑर्डर डिपार्टमेंट में कंट्रोल एक्टिविटीज कौन सी हैं? फर्स्ट कीजिए रटे वाला क्वेश्चन आ गया, कभी कभी आ जाता था, रटे वाला क्वेश्चन आ गया। एक स्टूडेंट ने लिखा देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दूसरे ने लिखा देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन पर्सन हु अप्रूव सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन हु डिस्पैचेस सेल ऑर्डर एंड पर्सन हु प्रिपेयर्स इनवॉइस एंड पर्सन हु रिकॉर्ड्स। सिंपल, जिसके भी आप सेग्रीगेशन ड्यूटीज बता रहे हैं ना, उसको अगले वाले डिपार्टमेंट से और पिछले वाले डिपार्टमेंट से डिफरेंशिएट कर दें। सिंपल, जैसे टेक्निकली जो इसकी असल 100% करेक्ट होगी ना डिस्क्रिप्शन, वो ये होगी देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु डिस्पैचेस सेल्स ऑर्डर, पर्सन हु प्रिपेयर सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन हु अप्रूव्स क्रेडिट लिमिट। यानी जिस डिपार्टमेंट की सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बता रहे हैं ना, उसके एक आगे वाला डिपार्टमेंट और एक पीछे वाले डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट कर दें। अच्छा बताइए, अब आगे मैंने नहीं बताया, डिस्पैच डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक कंट्रोल होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन कीजिए। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु डिस्पैचेस सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन हु इनवॉइसेस प्रिपेयर इनवॉइसेस एंड पर्सन हु अप्रूव सेल्स ऑर्डर। इसी तरह इनवॉइसिंग या बिलिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए किसमें? बिटवीन पर्सन हु रिकॉर्ड इनवॉइसेस इन अकाउंट्स, पर्सन हु प्रिपेयर्स इनवॉइसेस, पर्सन हु। और इसमें चूंकि आगे कोई और डिपार्टमेंट है नहीं, सिर्फ इतना लिखना है बिटवीन पर्सन हु रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस एंड पर्सन हु। क्लियर? तो इसी तरह ये तो है, बातों से बात निकली तो मैंने आपको बता दिया। पहला कंट्रोल एक्टिविटी सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए। एग्री करते हैं? आगे
सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को क्रेडिट लिमिट सेट करनी चाहिए, सॉरी क्रेडिट लिमिट सेट भी होनी चाहिए, चेक भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो क्रेडिट लिमिट सेट होंगी ये क्रेडिट डिपार्टमेंट करेगा। एक केस स्टडी में उसने कहा था कि सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले खुद ही क्रेडिट लिमिट सेट कर रहे हैं। जो भी कस्टमर आता है तो उसने आंसर में उसने कहा ये वीकनेस है और उसकी रीज़न बताई। उसने कहा ये तो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट की असल में परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती है कि कितनी सेल की इन्होंने, एग्रीमेंट कितने। उसने कहा ये तो हर ऐरे गैरे नथु हैरे को क्रेडिट सेल अप्रूव करता रहेगा, खुद ही उसकी लिमिट सेट करेगा। इसकी लिमिट क्या भाई सामान खरीद लो, नहीं चाहिए। ये बंदे का नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल का सवाल है, खरीद लो सामान। उसने कहा नहीं चाहिए। मैं कहा पैसे ना देना, पैसे कोई नहीं मांग रहा, पैसे ना देना। उसने कहा क्रेडिट तो फिर, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर तो वो कहेंगे मेरे पास पैसा कोई नहीं, पता चल जाएगा। मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम, क्रेडिट लिमिट भी मैंने सेट करती है। मैंने खुद ही 20 लाख की क्रेडिट लिमिट सेट की, खुद ही इसको सेल्स ऑर्डर भी एग्री कर लिया ताकि मेरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस हाई शो हो कि बड़ी सेल की है हमने। वीकनेस है कि नहीं? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को क्रेडिट लिमिट सेट चेक करनी चाहिए, सेट नहीं कर। अब एक केस स्टडी में उसने कहा क्रेडिट लिमिट सेट की गई है, चेक कोई नहीं कर, सेट लेदर डिपार्टमेंट नहीं की है, चेक नहीं कर रहे, ये भी वीकनेस है। तो सेट भी होनी चाहिए, चेक भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जेन में रखे सेट कौन करेगा, ये जेन में रखे। फिर इसके बाद सेल्स ऑर्डर अप्रूव करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक बड़ा नहीं हुआ, ऑर्डर एग्री होंगे, ठीक है। और बैलेंस चेक होना चाहिए। फिर इसके बाद चेक करने के लिए नॉर्मली सिस्टम मौजूद। आप किसी फार्मास्यूटिकल जाए ना शॉप में, दो तरह के शॉप्स होते हैं। एक जिनमें मैनुअल काम हो रहा होता है, उनमें आप देना उनको भाई प्रिस्क्रिप्शन है, वो 15 मिनट देख के आके कहता है सर नहीं है सॉरी, बड़ा गुस्सा आता है उसमें। और कुछ ऐसे होते हैं स्टोर, वो फौरन सिस्टम को देखते हैं बैलेंस कितना है, कहते हैं नहीं सर नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर बता देते हैं। या अगर हो तो कहते हैं सर मौजूद है। तो इन्वेंट्री बैलेंस चेक होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल, वरना कस्टमर जो है वो नाराज होता है अगर इन्वेंट्री है नहीं और आपने उसको टाइमली नहीं बताया। प्री नंबर्ड बिल्कुल गलत। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट क्या बना रहा है, सेल्स ऑर्डर बना रहा है, इनवाइस थोड़ी बना रहा है। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला इनवाइस बनाएगा तो इनवाइस वाला क्या बनाएगा, सेल्स ऑर्डर बनाएगा। प्री नंबरिंग, अच्छा ये प्री नंबरिंग भी एक कंट्रोल है जो बहुत से, देखें सिंपल रूल है, ऑडिट में हर डॉक्यूमेंट प्री नंबर्ड होनी चाहिए। इसका फायदा क्या होता है प्री नंबरिंग का, कोई दरमियान में से मिसिंग डॉक्यूमेंट हो पता चल जाता है, इंश्योर हो जाती है कंप्लीटनेस। प्री नंबरिंग से कौन सी दर्शन इंश्योर होते हैं, कंप्लीटनेस। अब बताइए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में प्री नंबरिंग है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर, या सेल्स ऑर्डर शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर। डिस्पैच नोट डिपार्टमेंट में क्या लिखेंगे, ऑल गुड डिस्पैच नोट शुड बी प्री नंबर्ड, हर डॉक्यूमेंट के साथ फिट कर दें प्री नंबर्ड। इनवाइसेस में क्या लिखेंगे, प्री नंबर्ड। ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा होता, साइन कर रहा होता, इसमें प्री नंबरिंग नहीं है। अच्छा अभी नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन जब परचेज सिस्टम पे जाएंगे क्या प्री नंबरिंग, परचेज ऑर्डर शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड, प्री नंबर, ठीक है। तो वही बट ठीक है, सिर्फ समझा रहा था कि सिस्टम आप एक पढ़ेंगे। बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर जी एक दिन में 2 सिस्टम क्यों पढ़ा दिए आपने, भाई कंट्रोल मैच कर लो, 90% कंट्रोल सेम है, एक्स्ट्रा कहां पढ़ाया। फर्क सिर्फ ये होगा आप इस काबिल हो गए कि 2 केस स्टडीज कर सकेंगे, 2 केस, सेल्स सिस्टम की भी परचेज सिस्टम की। घर जाके मैच कर लीजिएगा कि वो कौन सा कंट्रोल है
जो परचेज में है सेल्स में नहीं, सेल्स में है परचेज में नहीं, मैच कर लीजिएगा। 20 वैसे तो 90% कहना चाहिए, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड 80% कह रहा हूं। 80% तक अगर ना मैच हुए कंट्रोल सेल और परचेज के तो मुझे बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। रेट्स एंड डिस्काउंट्स आर ऑथोराइज्ड, रेट्स एंड डिस्काउंट आर ऑथोराइज्ड। अगर ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले के पास ये अथॉरिटी हो ना रेट और डिस्काउंट की, वो बड़े बड़े फ्रॉड कर सकता है। जिस तरह इसके पास क्रेडिट लिमिट सेट करने की अथॉरिटी नहीं ना होनी चाहिए, उसी तरह इसके पास रेट्स और डिस्काउंट की भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अब फर्ज कीजिए मैं कॉलेज में एडमिशन ऑफिस में बैठा हूँ, स्टूडेंट आता है मेरे पास, मैं एडमिशन देता हूँ उनको, और एक ऑप्शन यह है प्रिंसिपल साहब ने फीस फाइनल की हो और कहा हो कि भाईजान ये फीस फाइनल है, डिस्काउंट भी है, स्टैंडर्डाइज्ड है, इस बेसिस के ऊपर ये डिस्काउंट है, ये डॉक्यूमेंट जमा करवानी है, इस बेस के ऊपर ये डिस्काउंट है, ये अगर कोई स्टूडेंट कहे मजीद तो खुद मेरे पास भेजो इसको। एक कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है। दूसरा क्या है कि हम एडमिशन ऑफिस को कह दे भाई बच्चा आए ना जाने ना पाए, घेर लेना उसको किसी भी रेट में। मैं कहा सर फिर भी बता दे कितना, कहना देखो बताना उसको है 25,000, लेकिन अगर बच्चा ना दे सके तो 10,000 पे भी बुक कर देना। बताना उसको 25,000, फिर कहना डिस्काउंट करके 20,000 है। अच्छा अब सुनिए मैं क्या करूंगा, उधर बैठा बच्चा आया। अच्छा याद रखिएगा कस्टमर हर तरह का होता है। कोई कस्टमर ऐसा होता है जो प्राइस भी नहीं पूछता, कहता है एडमिशन दीजिए मुझे या ये चीज का लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर जी बस मर गए हम, कुछ खाने को नहीं है। कुछ घर वाले जो है वो बड़े मेरे सेवादार, मैं घर वालों सेवादार, पैसे नहीं भेज रहे, पहले CMA 4 साल हैं और मैं और उनके कपड़े देखें, उनके जूते देखें और उनका मोबाइल देखें तो एविडेंस इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन बहरहाल भाईजान आए, कहा एडमिशन चाहिए, मैं कहा 25,000 है, डिस्काउंट करके 20,000। नहीं सर कुछ डिस्काउंट करे 18,000। कहा ठीक है सर, थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से क्लास का टाइम ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रहा है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा 18,000, मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, कितने सब्जेक्ट में एडमिशन है? 3, 18 दिया 56, ये 56,000 देने। मैंने कहा ठहर जाओ, अगर आप कहें आपका एडमिशन 12,000 में ना कर दूं, मैंने कहा ठीक है सर कर। मैंने कहा लेकिन जो बचेगा वो आधा आधा राधा, जो भी बचेगा वो आधा आधा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या किया मैंने, अब देखें हर पेपर पे 6,000 की बचत हुई। अब 18,000, 9,000 मैंने रख लिया, 9,000 इन्होंने रख लिया। ये फ्रॉड सिर्फ उस वक्त होगा जब सेल्स ऑर्डर टीम के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो रेट या डिस्काउंट को चेंज कर सके। इसीलिए ऑडिट पॉइंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से रेट्स और डिस्काउंट ऑथोराइज्ड ही होने चाहिए। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए वो चेंज करे। केस स्टडी में एक कंसेप्ट याद रखिएगा, सेल में चलते ना फौरी तौर पे, बाजू का जहन में नहीं आता। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट समझ आ गया? नहीं मुझे नहीं लगता। 2-3 सवालों के जवाब दीजिए, 3-4। पहला क्वेश्चन, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का स्टार्ट कहां से हुआ? एक्टिविटीज की बात। जब ये इनिशिएट हुआ डिपार्टमेंट जब कस्टमर आया, कस्टमर ने आके ऑर्डर दिया। एंड क्या हुआ? इस कस्टमर के साथ जब सेल्स ऑर्डर साइन करके फाइनल कर लिया, उसकी एक कॉपी कस्टमर को दे दी, एक अपने पास रख ली और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट को भेज दी। अगले सारे डिपार्टमेंट को कॉपी जाती है। सेल्स ऑर्डर की कॉपी डिस्पैच को भी जाएगी, इनवॉइसिंग वाले को भी, अकाउंट्स वाले को भी। अगला क्वेश्चन मेरा, सबसे अहम डॉक्यूमेंट इस डिपार्टमेंट में क्या जनरेट होता है? सेल्स ऑर्डर।
अच्छा, अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम सही हो, उसमें एरर या फ्रॉड ना हो, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? उसमें क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट सेट होनी चाहिए बाय इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ये चेक करें, डॉक्यूमेंट्स प्री नंबर होने चाहिए, इन्वेंट्री बैलेंस चेक होना चाहिए, रेट्स ऑथोराइज होने। भाई क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट डिस्पैच। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम, डिस्पैच डिपार्टमेंट का मकसद क्या होता है? मकसद नो मिशन, किस चीज की मिशन नहीं होनी, कोई भी सेल्स ऑर्डर डिस्पैच होने से रह ना जाए। नो मतलब एक सेल्स ऑर्डर 2 दफा डिस्पैच ना हो जाए। स्पेसिफिकेशन के जो स्पेसिफाइड है सेल्स ऑर्डर में वही चीजें डिस्पैच हो, और एक्नॉलेजमेंट कि जब वो चीजें डिस्पैच की जाएं कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट ले ली जाए, ये इसको ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्टिव पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल्स ही ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, कंट्रोल्स भी ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। आप एक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल्स इंटर रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल इंटर रिलेटेड है। अच्छा अब चलें, आपने ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं करना, घर जाके आज जो आपने चीज याद करनी है, पहले वो कंट्रोल एक्टिविटीज याद करनी है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं याद करने। ऑब्जेक्टिव्स अगर जब कंट्रोल एक्टिविटीज याद हो जाएगी उसके बाद कीजिएगा, वरना नहीं। बल्कि मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, कंट्रोल एक्टिविटीज याद होंगी ना, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली बना लेंगे आप। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको पता चल जाए इसका दायरा इख्तियार ये है, इस डिपार्टमेंट का स्कोप ऑफ वर्क ये है। डिस्पैच डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, जीडीएन 3 नंबर होने चाहिए। अच्छा डिस्पैच डिपार्टमेंट करता क्या है? इसका काम शुरू होता है जब इसके पास सेल्स ऑर्डर आ जाते हैं। देखिए डिफरेंट सेल्स ऑर्डर की डिस्पैच डेट्स डिफरेंट होती है। ये क्या करता है, हर सेल्स ऑर्डर को उसकी डिस्पैच डेट के लिहाज से अरेंज कर लेता है कि 25 तारीख को ये सेल्स ऑर्डर डिस्पैच करने हैं, 26 को ये, 27 को ये। हर रोज सुबह आता है और देखता है आज मैंने कौन कौन सी चीजें डिस्पैच करने हैं। इन्वेंट्री वेयर हाउस मैनेजर से वो डिस्पैच की चीजें मंगवाता है सेल्स ऑर्डर के साथ मैच, और उसके बाद पैक करके कस्टमर को भिजवा देता है। लेकिन इसमें चूंकि गलती होती है, गलती का चांस है कि कहीं जो चीज सेल्स ऑर्डर में लिखी हैं डिफरेंट चीजें डिस्पैच ना हो जाए। कहीं सेल्स ऑर्डर में ब्लैक कलर है तो ग्रे ना डिस्पैच हो जाए, सेल्स ऑर्डर में 10 की क्वांटिटी है तो 15 की क्वांटिटी डिस्पैच ना हो जाए। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट, एक पर्सन, सीनियर पर्सन डिस्पैच डिपार्टमेंट में वो पैक हो जाता है तो उसको डब्बे को, कार्टन को बंद करने से पहले रीचेक करता है। ये ध्यान में रखिएगा, एक पर्सन उसको रीचेक करता है कि सेल्स ऑर्डर और गुड्स टू बी डिस्पैच मैच करती हैं। अगर मैच करती हो तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसे कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। ये गुड्स डिस्पैच नोट पे साइन करता है। कौन साइन कर रहा है? कौन बना रहा है? जो चेकिंग कर रहा है। और फिर इसे चीजों को भी और गुड्स डिस्पैच नोट इसको भी कस्टमर को सेंड कर देता है। लेकिन जो शिपर होता है ना, शिपर जैसे कोरियर वाले, उनको कहता है कि जब आप ये शिप में वाले करें दूसरे लोगों के उसके, तो उसे सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट कि उसने रिसीव कर लिया। एक्नॉलेज किस चीज की एक्नॉलेजमेंट? रिसीव कर लिया, ताकि वो बाद में मुकर ना जाए। रिसीव कर लिया। फिर इसके बाद ये जो गुड डिस्पैच नोट की कॉपी होती है, एक अपने पास रखता है, एक इसने कस्टमर को भिजवा दी हुई है, और एक एक कॉपी अगले सारे डिपार्टमेंट को भिजवा देता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, पिछले को नहीं, अगले डिपार्टमेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इनवाइसिंग या बिलिंग। लेकिन यहां पे रुक के मुझे बताइए, जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गुड्स डिस्पैच, जो डिस्पैच डिपार्टमेंट, इसका काम स्टार्ट कब हुआ? सेल्स ऑर्डर इसके पास है। एंड कब हुआ? जब इसने चीजें डिस्पैच करके डॉक्यूमेंट अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दी। सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये कौन सी जनरेट कर? जीडीएन, गुड डिस्पैच।
ये काम अपना सही करे, इसके काम में एरर या फ्रॉड ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हैं? सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, प्री नंबरिंग किसकी? शाबाश। अब सुनिए, क्रॉस चेकिंग ऑफ गुड्स एंड साइनिंग ऑफ जीडीएन। ये समझ आ रहा है आपको कि डिस्पैच करने से पहले जो सेल्स ऑर्डर के साथ गुड डिस्पैच नोट की चीजों को मैच कर लें और गुड डिस्पैच नोट को साइन करे। ये साइन अहम होते हैं। बाद में जब हम एज ऑडिटर चेक करने के लिए जाते हैं ना कि ये सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं, साइन चेक करते हैं उसके ऊपर साइन हुआ है कि नहीं। इसलिए साइन वाले कंट्रोल हमारे लिए खास तौर पे अहम है। फिर कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अगर कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जा रही, कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? एक दफा फिर से पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज में, ऑब्जेक्टिव्स में नहीं। ऑब्जेक्टिव ऐसे समझ आ जाएंगे आपको इसका मतलब क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लें। याद क्या करने हैं? देखें, आज आपने घर जाके जो याद करने वाला मटेरियल ना अभी तक जो आपको, वो सिर्फ 10 लफ्ज है। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्कि 9 कर लेंगे याद। ज्यादा काम तो नहीं है ना याद करने के लिए, आगे नहीं करना है। अभी तक 9 है, अभी तक 9 है। असाइनमेंट भी करना है, लेकिन जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली ये रिवाइज हो रहे होंगे, और आपको उसी तरह एक पेज दे देंगे जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पेज दिया था। सुबह सुबह नहार मुंह 10 मिनट सिर्फ, रात को सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ, बाकी सारा दिन ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर को देखें ना कंट्रोल। ये 15 मिनट दिन के ना सिर्फ इन दो को दे दें, ये 10-12 दिन में परफेक्ट हो जाएगा आपका। 10-12 दिन, चाय के साथ चाय या चाय के बगैर आपकी मर्जी। आगे चले भाई, ऑर्डर हमारे दरमियान में है। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट, भाई वो अभी चाय इन प्रोसेस है, मैंने पूछा है, वो अभी गाय मान नहीं रही। जैसे पता नहीं क्या मसला है, मैंने सुबह से उन्हें कहा हुआ है। चले आगे जा। नहीं आप बेफिक्र रहें, जब तक आपको चाय नहीं पिलाएंगे आपको भेजेंगे नहीं इंशाल्लाह। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, इसका काम शुरू कब होगा? जब जीडीएन आ जाएगी, जब इसके पास। इसका काम होता क्या है? इसका काम ये होता है कि गुड डिस्पैच नोट को देख के उसकी बेस पे सेल इनवाइस प्रिपेयर करें, और ख़ास तौर पे इसको नसीहत की जाती है, और भाईजान ऐसा हरगिज ना होने पाए कि कोई गुड्स तो डिस्पैच कर दी है उसकी इनवाइस ना बने, क्योंकि अगर इनवाइस ना बनी तो कस्टमर को आपने, इसका मतलब है रिकॉर्ड नहीं किया, कस्टमर रिसीवेबल आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपको सारी उम्र नहीं पता चलेगा कि किस बंदे से पैसे लेने हैं। और कस्टमर इतना शरीफ शायद ही हो जो आपको खुद आके बता दे कि सर मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट में खास तौर पे प्री नंबरिंग का कंट्रोल सबसे ज्यादा अहम है। इस डिपार्टमेंट में प्री नंबरिंग का कंट्रोल क्यों सबसे ज्यादा अहम है? कि सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होंगे, इधर सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होंगे गुड डिस्पैच नोट, इधर सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होंगी सेल इनवाइसेस, और पता चल जाएगा कि कौन सी गुड डिस्पैच नोट का इनवाइस हो गई है, कौन सी गुड डिस्पैच नोट की इनवाइस नहीं हुई। आगे चलते हैं। तो इसका मकसद क्या है? पहला कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? सारे के सारे गुड्स डिस्पैच की इनवाइस बननी चाहिए। दूसरा एक्यूरेसी, इनवाइस सही बननी चाहिए। तीसरा जो रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, हाँ सेल्स रिटर्न, ऐसा ना हो कस्टमर साथ वाली दुकान से सामान खरीदे और हमें वापस करने के लिए आ जाए, तो ऐसे रिटर्न ऑथोराइज होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न से मुराद सेल्स रिटर्न है। जब परचेज में जाएंगे तो उससे मुराद क्या होगी? सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, प्री नंबरिंग होनी चाहिए। किसकी? इनवाइस ना बोले, इनवाइस तो परचेज इनवाइस भी हो सकती है।
एग्जाम में प्रोसीजर लिखते हुए जितना स्पेसिफिक हो उतना बेहतर है। सेल इनवॉइस प्रिपेयर करनी है तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी गुड डिस्पैच नोट की इनवॉइसेस प्रिपेयर हो तो सीक्वेंशली प्री नंबरिंग कर लें, उससे मिसिंग चीजों का पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सही सेल इनवॉइस प्रिपेयर हो तो सेल इनवॉइस दो काम करें। पहला काम, सेल इनवॉइस प्रिपेयर करें सेल्स ऑर्डर और गुड डिस्पैच नोट की बेस पे। अब जिसको ये सेंटेंस समझ आ गया ना उसको सेल्स ऑर्डर समझ आ गया कि सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्डर एंड गुड डिस्पैच नोट। क्योंकि जिसको सिस्टम नहीं समझ आया ना उसको यही नहीं पता होगा सेल्स ऑर्डर में, गुड डिस्पैच नोट में और सेल इनवॉइस में फर्क क्या है। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी सेल इनवॉइस हो ना उस पर दो चीजें कम से कम जरूर होती हैं, एक क्वांटिटी, एक रेट। क्वांटिटी कहां से उठानी है सेल इनवॉइस में? सेल्स ऑर्डर से, गुड डिस्पैच नोट से। असल में बाज औकात सेल्स ऑर्डर ना इंस्टॉलमेंट्स में भी डिलीवर होता है। तो आपने 100 का ऑर्डर बुक किया, 60 की डिलीवरी दे दी, तो गुड डिस्पैच नोट कितने की बनेगी? 60। तो इनवॉइस कितने की बननी चाहिए? तो बताइए, इनवॉइस, क्वांटिटी, गुड डिस्पैच, और रेट कहां से उठाना है? सेल्स ऑर्डर। और एक इंडिपेंडेंट पर्सन इसको फिर रीचेक कर ले। आप एक चीज नोट कीजिएगा, कभी कभार ऐसा होता है टेलीकॉम सेट जैज वाले इनकी सर्विसेज या सस्पेंड हो जाती है, कोई इनमें फॉल्ट आ जाता है। आप देखेंगे इनकी ऑपरेशनल सर्विसेज, जो ऑपरेशनल सिस्टम है ना, वो हो सकता है बैठ जाए, नॉर्मली नहीं बैठता। बैंकिंग सिस्टम में भी हो सकता है उनकी सर्विसेज कुछ सस्पेंड, इनके बाकी के सिस्टम तो बैठ सकते हैं। एक सिस्टम को ये नहीं बैठने देते, बिलिंग सिस्टम को। जैसे ही आप, ऐसा तो हो सकता है किसी को कॉल मिलाए ना तो आगे से जवाब आए मोबाइल बंद है या आउट ऑफ रीच या इस तरह, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कॉल मिली, कॉल बंद हुई और पैसे ना कटे। ठीक है, वो बिलिंग सिस्टम उन्होंने पैकेज में जैसे ही एक्टिवेट करवाएंगे फौरी पैसे कटेंगे, पैसे इकट्ठे कर जाते हैं। बिलिंग सिस्टम स्ट्रांग रखा होता है, इसीलिए इसमें रीचेकिंग जरूर होनी चाहिए। एक तो ये कि आपने सेल इनवॉइस प्रिपेयर करते हुए जीडीएन सेल्स ऑर्डर को यूज करना है। दूसरा, सेल इनवॉइस शुड बी रीचेक्ड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। परचेज इनवॉइस में ये बात नहीं आएगी, परचेज इनवॉइस, लेकिन सेल इनवॉइस क्रिटिकल है, रिसीव एसेट है ना, रीच है। और आईटी कंट्रोल्स होने चाहिए। आईटी कंट्रोल्स तब होते हैं जब आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो। यहां पे मुझे लिखना चाहिए था इफ आईटी सिस्टम इज यूज्ड। अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है ना तो उसमें भी ये काम होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आईटी कंट्रोल होते हैं। प्री नंबरिंग होने, अच्छा, जब सेल्स रिटर्न होगी तो क्या होगा? डेबिट नोट के क्रेडिट नोट क्या इशू होता है? क्रेडिट नोट ऑथोराइज और प्री नंबर होने चाहिए। ठीक है, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्रेडिट नोट ऑथोराइज होना चाहिए? क्योंकि कोई अप्रूव करेगा फिर ही सेल रिटर्न की एंट्री डालनी है ना, हर बंदे से सेल। इसकी प्री नंबरिंग भी होनी चाहिए, प्री नंबरिंग भी होनी चाहिए। मुझे बताइए, ये दोनों कंट्रोल, प्री नंबरिंग और ऑथोराइजेशन, इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट को क्यों दिया? इसलिए कि ओरिजिनल सेल्स भी इसी के पास है रिकॉर्ड, ओरिजिनल इनवाइस इसी को पता हमारी दुकान से ये सेल हुई है कि नहीं, इसीलिए इसका क्लियर। आगे चलते हैं, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जनरल लेजर, जीएल में इसका काम जीएल या अकाउंट्स। अच्छा फिर बताइए, मैं भूल गया आपसे 3 सवाल पूछना। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट कब होता है? जीडीएन से। एंड कब होता है? जब ये सेल इनवाइस प्रिपेयर करके कस्टमर को और अगले डिपार्टमेंट्स को भेज दे। सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट होती है? सेल। ये इंश्योर करने के लिए कि ये अपना काम ठीक तरीके से करे, सेल इनवाइस में एरर, फ्रॉड वगैरह ना हो, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? ड्यूटीज, प्री नंबरिंग, इनवाइस प्रिपेयर हो जीडीएन सेल्स ऑर्डर की बेस पे, रीचेकिंग हो। बिल्कुल। नेक्स्ट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट,
इसका काम शुरू होता है जब इसके पास पूरे दिन की सेल इनवाइसेस आ जाती। इसका काम है क्या? इसका काम सुन लीजिए, इसका काम है रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। जीएलडी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। अब इसका फंक्शन आप आसानी से समझ लेंगे क्योंकि काउंटिंग पढ़ी हुई है आपने। इसका काम है जितनी भी सेल इनवाइसेस आई हैं उन्हें सिस्टम में अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, एंट्री पास करनी, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अच्छा, ये कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये उसे कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। कुछ होता है बैच प्रोसेसिंग। नॉर्मली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है, यानी जितनी भी सेल इनवाइसेस आई हैं अकाउंट्स वाला उनको गिनेगा। फर्ज कीजिए आज 10 सेल इनवाइसेस आई हैं, अकाउंट्स वाले के दो काम है, क्या बताए? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इन जर्नल और पोस्टिंग इन लेजर। भाई ये रिकॉर्ड यही होता है, पोस्टिंग लेजर में पोस्टिंग को कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग इन लेजर। ये करता क्या है? सेल इनवाइस को काउंट करता है। 10 सेल इनवाइसेस है ना, उनका टोटल करेगा। क्या टोटल बना? 25,500। एंट्री करेगा डेटर्स डेबिट सेल्स, ये जर्नल में है, ये रिकॉर्डिंग है। जर्नल में रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, उसके बाद अगला काम क्या है? लेजर में पोस्टिंग करना। अब ये लेजर ऑफिशियली एक ही लेजर होता है, जनरल लेजर, जनरल लेजर। लेकिन एक दूसरा लेजर भी होता है जिसे कहते हैं सब्सिडरी लेजर। फर्क क्या है? जनरल लेजर में सारे डेटर्स का एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा था, कंट्रोल अकाउंट, जबकि सब्सिडरी लेजर में हर डेटर का अलग अलग अकाउंट मेंटेन हो रहा होता। भाई ये पता ना आपको? तो इसको रिकॉर्डिंग करनी है ना, जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रिकॉर्डिंग करनी है जनरल में, उसके बाद लेजर में भी पोस्टिंग करनी है, जनरल लेजर में भी। फर्क क्या है? जनरल लेजर में सब्सिडरी लेजर में इंडिविजुअल। ये दो काम करना है। अच्छा बताइए, क्या ये गलती कर सकता है? यस सर, ये भी कर सकता है। ऐसे हो सकता है कि ये काउंट करते हुए टोटल है 25,500 और ये 22,300 गिन ले। 10 इनवाइसेस थी। मुझे तेरी मेहरबानी, थोड़ी देर है, अपना ऑडिट को जरा कंट्रोल करना। 10 इनवाइसेस थी, 10 इनवाइसेस। क्या ऐसा हो सकता है गिनते हुए 9 इनवाइसेस आए या 11 हो जाए? तो इसको टोटल कर लेना चाहिए, जैसे रिकॉर्ड कर रहा है ये, ठीक है? तो इसे एंड पे जब ये रिकॉर्ड कर लेना तो एक दफा उन सारे ट्रांजैक्शंस को टोटल कर लेना चाहिए। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड हुई हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और 10 ट्रांजैक्शन ही सिस्टम में रिकॉर्ड हुई हैं। 1 2 3 4, अमाउंट्स को नहीं गिन रहा अभी, ट्रांजैक्शंस को। इससे क्या पता चलेगा कोई ट्रांजैक्शन ओमिट या डुप्लीकेट तो नहीं होगी, ठीक है? इसको हम कहते हैं, नाम देते हैं बैच टोटल का, बैच टोटल। और इसी तरह का एक और कंट्रोल है, वो क्या? वो ये कि ये काउंट करे इनवाइस, जो इसके पास इनवाइसेस आई हैं। इनवाइसेस इसके पास 10 मैनुअल आई थी ना, उसने उन इनवाइसेस को सिस्टम में रिकॉर्ड किया। एक गलती तो ये हो सकती है कि 10 के बजाय 9 या 11 कर दे। एक गलती ये भी हो सकती है 10 की 10 रिकॉर्ड की, अमाउंट गलत एंटर कर दी। तो उसमें भी इंडिविजुअल इनवाइसेस को टोटल करेगा और देखेगा सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके टोटल से मैच होता है कि नहीं। लेकिन अब की बार नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, अमाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन को मैच करेगा। यानी ये इंश्योर करने के लिए कि रिकॉर्डिंग सही हुई है कि नहीं। रिकॉर्डिंग ये क्या करता है? बैच टोटल। बैच टोटल का मतलब क्या होता है? जो आपके पास ट्रांजैक्शन बैच की शक्ल में है ना, ग्रुप की शक्ल में, उनका टोटल करके सिस्टम में जो रिकॉर्ड हुई हैं उनके टोटल से मैच करें। क्लियर? अच्छा चलिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रिकॉर्ड करते हुए कुछ कस्टमर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना करें, कुछ की डुप्लीकेट कर दे? क्या ऐसा भी पॉसिबल है
पोस्टिंग करते हुए जीएल में कोई और अमाउंट चली जाए, सब्सिडरी लेजर में कोई और अमाउंट चली जाए, इसके लिए कंट्रोल्स हैं। ये मंथली बेसिस पे अकाउंट स्टेटमेंट भी भेजे सारे कस्टमर को, ताकि जिनकी कमी बेशी है सामने आ जाए। और दूसरा, सब्सिडरी लेजर और कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन भी करें, सब्सिडरी लेजर कंट्रोल अकाउंट की, ताकि अगर सब्सिडरी लेजर या कंट्रोल अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन आ रही है तो सही हो जाए। तो दो कंट्रोल्स हैं, एक अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करना और एक रिकंसिलिएशन बनाना। ये दोनों समझ आ गए आपको? और फिर जो पुराने डेटर्स हैं उनकी एजिंग करना, सॉरी सारे डेटर्स की एजिंग करना, और जो पुराने वाले डेटर्स हैं उनको राइट ऑफ करना। कुछ समझ आएगा? अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करनी चाहिए, रिकंसिलिएशन बननी चाहिए, किसकी किसके साथ? कंट्रोल्स अकाउंट की गलत, हाँ अब लाइन पे आए हैं। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की सेल्स लेजर के साथ रिकंसिलिएशन बननी चाहिए। दूसरी पहली अटेम्प्ट में नहीं समझ आती है, दूसरी में आती कई बात भाई क्लियर। अब आप एक काम कीजिए, तसल्ली के साथ इसको रीड कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9A है केस स्टडी वॉल्यूम 1 में 9A। आपके पास 10 मिनट हैं, आपने सिर्फ कीवर्ड्स लिखने, जो वीकनेसेस नजर आए ना अंडरलाइन नहीं करना। आपको नहीं पता अंडरलाइन करने में और सिर्फ कीवर्ड्स लिख देना साइड पे, दोनों में कितना फर्क है उस्ताद को पता है। आपने केस स्टडी को पढ़ना है, इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ना है पहले, फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो भाई चाय वाला भी, आह केस स्टडी का मजा आ गया, वाह बड़े बेहतरीन टाइम पे आए हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। ये हाँ ये केस स्टडी हो तो ऐसी हो चाय के साथ। आपने फिर से बता रहा हूं, आपने अंडरलाइन नहीं करना, जो कंट्रोल वीकनेसेस होंगी अलहदा सफे पे लिखना है, लिखे चाहे सिर्फ कीवर्ड 2-3 लफ्ज लिखने हैं चलेगा, लेकिन अलहदा लिखना है। फॉलो कर रहे हैं बात को, समझ रहे हैं? 9A पेज नंबर कौन सा है? 167। स्टार्ट कर लीजिए, आपके पास हैं 7.5 मिनट और आपका वक्त शुरू होता है अब। पास कीजिए जी। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आप डिस्कशन करते हैं इसकी, ताकि हमें पता चल जाए किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, और अपने सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा इन पॉइंट्स के साथ। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली आपको दो बॉडीज के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, एक ACCA के, एक CA के। ICAP की कोशिश होती है कि अगर मैं 5 वीकनेसेस पूछूं ना तो क्वेश्चन में 4 वीकनेसेस हो और एक थोड़ी हिडन किस्म की हो, डिफिकल्ट किस्म की हो, 5। ACCA के क्वेश्चन, ACCA बॉडी की कोशिश होती है कि अगर मैंने 5 वीकनेसेस पूछी है ना तो क्वेश्चन में 7 या 8 वीकनेसेस हो, जो स्टूडेंट आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लें। तो ACCA और CA के क्वेश्चन में आपको 2 फर्क नजर आएंगे। एक ये कि ACCA कुछ सरप्लस पॉइंट्स भी क्वेश्चन में रखता है, ICAP नहीं रखता। दूसरा, ACCA की केस स्टडी कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होती हैं, ICAP की केस स्टडी में वो इंफॉर्मेशन को हिडन रखता है। हिडन जैसे ACCA में वो ये कहेगा, ACCA में कि वाइल परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट ऑब्सोलीट आइटम्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड। ICAP का जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना कहता है ये क्या हुआ नॉट आइडेंटिफाइड, मैंने जहां पे नॉट का लफ्ज लिख दिया स्टूडेंट को तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी ये वीकनेस है, जिसने तैयारी नहीं भी की होगी उसको भी पता चला। तो वो क्या कहता है ICAP कहता है केस स्टडी में वाइल परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट ओनली फिजिकल क्वांटिटीज आर बीइंग वेरीफाइड। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि फिजिकल क्वांटिटी है तो कंडीशन भी तो चेक होनी चाहिए थी जो उसने मेंशन नहीं, लेकिन ये चूंकि वो इंफॉर्मेशन थोड़ी हिडन रख रहा है, क्लियरली नॉट के वर्ड के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ICAP की केस स्टडी में जो इंटरनल कंट्रोल की, इसमें थोड़ा सा आपको
सोचना पड़ता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए ACCA की केस स्टडीज करें। फिर उसके बाद आपकी होम असाइनमेंट में दोनों तरह की केस स्टडीज होंगी। पहले ACCA की कर लें, फिर उसके बाद ICAP की, ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी कर सकते हैं, फ़र्क मैंने आपको बता दिया। ये ACCA की केस स्टडी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ पीयर इंटरनेशनल, इंटरनल कंट्रोल से पता चल गया हमें इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी है। पहला, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज, 5 डेफिशिएंसीज बतानी। लफ्ज डेफिशिएंसी से भी पता चल गया, जिस तरह लफ्ज थ्रेट से पता चलता है ना, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, तो लफ्ज डेफिशिएंसी से पता चल गया इंटरनल कंट्रोल। लफ्ज रिस्क से पता चलता है, शाबाश, तो इसमें कीवर्ड डेफिशिएंसी है। फिर रिकमेंड कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दिस डेफिशिएंसी, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि ये भी कंट्रोल भी बताना कि इसको एड्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए। इसका बड़ा आसान असूल क्या, जो यहाँ पे नहीं हो रहा वो यहाँ पे होना चाहिए, और बाज़ औक़ात जो यहाँ पे गलत हो रहा है तो यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, यानी ये इसी को अपोजिट करके कंट्रोल रिकमेंडेशन बन जाती है। डिस्क्राइब टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ अभी नहीं जाना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने आपको सिखाना है, लेकिन ऐसे कि आपको कंट्रोल एक्टिविटी से खुद ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना आ जाए, अलग-अलग याद ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोशिश होगी मिनिमम मेमोरी वर्क करके इस चैप्टर को कवर करना है। इसलिए जिस जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा ना, आपने उसी तरीके से तैयार करना है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव याद करने को कहा किसी भी सिस्टम में, ना मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल याद करने को कहा, ना मैंने आपको वीकनेसेस के ऊपर काम कर, सिर्फ एक चीज मैंने आपसे कहा याद, हर कंट्रोल एक्टिविटी। सेल सिस्टम में भी याद करना है तो सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी, परचेज सिस्टम में भी याद करना है तो सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी, पेरोल सिस्टम में भी याद करना है तो सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी, कैश एंड बैंक में भी याद करना है तो सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट में भी याद करना है तो सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी। लेकिन जब किताब खोलें तो आपके सामने ऑटोमेटिकली कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आ जाते हैं, तो दिल करता है कि साथ वो भी पढ़ लें। या हम डर जाते हैं देख के, इतना ज्यादा कुछ याद करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक पेज बना लिया, जैसे आज सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पेज दिया था ना, वैसे इस पेज में देखे है क्या भला, कंट्रोल, हर सिस्टम, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट, कैश एंड बैंक, देखे हैं पांचों? हर एक के सारे डिपार्टमेंट एक्टिविटीज हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर जो कंट्रोल्स हैं, एक्टिविटीज, ये पेज याद कर लिया, सारा चैप्टर याद कर लिया। ये पेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपको सबको? चले, कॉपी हो रहा है, कर रहे हैं, क्लास एंड तक मिल जाएगा। वो कौन सा आप बैठे बैठे याद कर लेना, घर जाके याद करना है, जानने से पहले मिल जाएगा। 5 डेफिशिएंसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अभी नहीं करना, ये मैंने स्किल कल आपको सिखानी है, लेकिन ज़हन में रखिएगा कंट्रोल वीकनेस और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फ़र्क है। अभी सिर्फ 1 और 2 पार्ट करना है, और केस असाइनमेंट देते हुए मैंने चेक किया इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना हो, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कहीं पे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ रहा है तो वो पार्ट फिर आपने नहीं करना होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से चेक कर लिया किसी में है नहीं, एहतियातन ये कह रहा हूँ। Peer International Company is a manufacturer of electrical equipment. Its factories across the countries, and its customer base includes retailer as well as individual to whom direct sales are made through website. Factories across the country, इसकी वजह से रिस्क तो सेस हो सकता था, डिफरेंट प्लेसेस में इन्वेंट्री है, लेकिन रिस्क पूछ ही नहीं रहा, वो तो सिस्टम पूछ रहा है, वीकनेस पूछ रहा है, रिस्क नहीं पूछ रहा, हाँ सिस्टम पूछ रहा है, वीकनेस ही पूछा सिस्टम की। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ एप्पल एंड कंपनी एंड आर करंटली रिव्यूइंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीयर्स इंटरनेशनल कंट्रोल इन प्रिपरेशन फॉर द इंटरिम ऑडिट। अब ये आपको वो सिस्टम बता रहा है जिसमें से वीकनेसेस ढूंढनी है और रिकमेंडेशन देनी है। पहला,
Peer's website allows individual to order goods directly and full payment is taken in advance. ये अब हमें सेल्स सिस्टम की बात कर, यहाँ पे रिस्क था, जब भी आप 100% पेमेंट एडवांस में लेते हैं रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एरर का रिस्क होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हाँ वो रिस्क है, कंट्रोल वीकनेस नहीं है। हमने कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई कर। करेक्ट, करंटली द वेबसाइट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू इन्वेंटरी सिस्टम and inventory levels are not checked at time when order are placed. weaknesses आ गई कि इन्वेंट्री वीकनेस क्या है और नॉट चेक्ड। अच्छा, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन देनी है, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ये इन्वेंट्री लेवल शुड बी चेक्ड बिफोर अप्रूविंग सेल, ये भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर होगा कि हाँ जी कि वेबसाइट सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन्वेंट्री सिस्टम। बात वही है, लेकिन ये थोड़ा टेक्निक स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ है। भाई ये समझ आ गया आपको? चेक इन्वेंट्री लेवल के साथ होना चाहिए ना इंटीग्रेट। आगे चलते हैं। गुड, एक हो गया जी। गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय लोकल कोरियर्स, कोई इशू नहीं। However, they do not always record customer signature as proof that customer has received. Weakness में क्या लिखेंगे? Customer acknowledgement is not being received. और recommendation में हाँ फिर भाई local courier should be instructed to receive signature of customer on receipt of goods. दो हो गए भाई, समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं थी। आगे चलते हैं। Over the past 12 months, there have been customer complaints about delays between sales order and receipt of goods. Peer has investigated, आगे इसको कंटिन्यू कर रहा है। Peer has investigated these and found that in each case the sales order had been entered into the sales system correctly, but was not forwarded to the dispatch department for fulfilling. हमने स्टडी किया था ना, जो हर डिपार्टमेंट को अपनी डॉक्यूमेंट्स डेली बेसिस पे फॉरवर्ड करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स ऑर्डर जो है वो उसको आगे डिस्पैच नहीं कर रहा। तो क्या होना चाहिए? डेली बेसिस के ऊपर डिस्पैच डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें। अच्छा हाँ, तीन हो गए। ये भी वीकनेस है। एक और वीकनेस बताने लगा हूं, आपने बताना दोनों में ज्यादा स्वेयर को। एक तो उसने ये बताया सेल्स ऑर्डर टाइमली बेसिस पे डिस्पैच को नहीं भेजे जा रहे। दूसरा, गुड्स डिस्पैच नोट टाइमली बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजी जा रही। ये क्योंकि इसका मतलब है गुड्स डिस्पैच कर दी, अब इनवाइस आपकी बाद में बने, माल आपने पहले भेज दिया, इनवाइस या पैसे आपके 10, 15, 20 दिन बाद रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपका फाइनेंसिंग प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। ये ज्यादा प्रॉब्लम कि एसेट बेच चुके हैं आप और अभी उसका बिल आपने जनरेट ही नहीं किया। बहरहाल दो। नेक्स्ट, तीन हो गए। चले। Peer's रिटेल कस्टमर्स अंडरगो क्रेडिट चेक्स प्रायर टू बीइंग एक्सेप्टेड एंड क्रेडिट लिमिट्स आर सेट अकॉर्डिंग। अच्छा, ये बाय सेल्स लेजर क्लर्क, ये इंडिपेंडेंट क्रेडिट आर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, ये हाँ आखिरी लफ्ज में मेरा कर दिया। ये सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट की बजाय क्रेडिट का होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में एक और एंगल से भी उसने वीकनेस आइडेंटिफाई की है कि क्लर्क लेवल के बंदे को ये लिमिट ये डायरेक्टर लेवल को सेंड करनी चाहिए। तो आप दोनों में से किसी भी के मुताबिक एक्सप्लेन कर दें वो ठीक है। These customer place their orders through one of the sales team who decide on sale discount level. ये भी गलत है। अच्छा, ये दोनों सेम है कि अलग है? ये क्रेडिट लिमिट से रिलेट कर रहा है, ये प्राइस एंड डिस्काउंट से रिलेट कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ स्टाफ चेंजेस इन दी परचेज, आपको पता है वो एक्स्ट्रा भी रखता है नॉर्मली। As a result of staff changes in the purchase ledger department, supplier statement reconciliation are no longer performed. अच्छा, अब खुद वीकनेस है, रिकमेंडेशन क्या होगी? अच्छा, आप खुद सोचें कि ज्यादातर वीकनेसेस नॉट के लफ्ज से आपने आइडेंटिफाई कर ली कि जो काम नहीं हो रहा। आई कैब कहता है नहीं भाई मैं ऐसे चेक नहीं करूंगा, सिस्टम यही होगा
लेकिन मैं इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा उसमें नॉट का लफ्ज नहीं आएगा। स्टूडेंट को नॉट के लफ्ज की हेल्प नहीं देनी, मैंने चैलेंजिंग बना रहा है ना, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ लेवल बिल्कुल नहीं, मुझे वैसे पर्सनली पढ़ने के लिए ना, जो मेरा तजर्बा है पढ़ने के लिए ACCA का स्टडी मटेरियल ICAP के स्टडी मटेरियल से बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ICAP के स्टडी मटेरियल का कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। ICAP जैसे अच्छे क्वेश्चन बनाता है ना, कम से कम मैंने जितना 2-4 बॉडीज को देखा है वो इसके लेवल के नहीं। ICAP का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। आपने वादा किया था मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन क्या करें, जॉब इज जॉब, करना है दोस्तों, करना आप। अच्छा एक मिनट है रे, आप नोट करते जाएं कितनी चीजें डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। सिर्फ आपको यूं समझ लीजिए आपकी रिवीजन होने वाली है, रिवीजन होने वाली, अभी पढ़ा, अभी रिवीजन 20 मिनट 5:30 तक आप फ्री होंगे इंशाल्लाह। शोर मचाएंगे तो टाइम मजीद बढ़ सकता है। इंशाल्लाह यहाँ पे जमात करवाएंगे ना, हमारे पास हैं भाई, नमाज के फौरन बाद जमात करवाएंगे, जमात नमाज के लिए करवानी है। सुन लें स्टार्ट करें जी। यस सर। 5:35। स्टडी करने जा रहे हैं परचेज सिस्टम। परचेज सिस्टम में हम स्टडी करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परचेजेस कैसे रिकॉर्ड होंगी। परचेज सिस्टम स्टार्ट होता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक मटीरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन नहीं, मटीरियल रिक्विजिशन फॉरवर्ड करता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को। इन्वेंट्री वाले के पास सारा सामान मौजूद होता है, अगर तो उसके स्टॉक में इन्वेंट्री मौजूद हो वो फौरी तौर पे भेजे, अगर इन्वेंट्री मौजूद नहीं है उसे कहेगा वेट करो मैं परचेज रिक्विजिशन भेज रहा हूँ। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में ज़रूरी है कि उस डिपार्टमेंट में मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल मेंटेन हो रहे हों। जब इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए या इवन मिनिमम लेवल को भी टच कर जाए तो इन्वेंट्री वाला परचेज रिक्विजिशन सेंड करता है परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को। ये ज़हन में रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को ये अथॉरिटी नहीं है कि जो जब चाहे जो सामान चाहिए खरीद ले, बल्कि जिसको भी सामान चाहिए होता है वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट रुजू करता है, और अगर वो सामान खत्म हो जाए तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन देता है परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे हमारा परचेज सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, स्टार्ट होता है परचेज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के कंसेप्ट को सामने रखते हुए किसी भी एक डिपार्टमेंट या एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो सारी परचेज के ट्रांजैक्शन को खुद हैंडल करे, बल्कि इसे 4 डिपार्टमेंट में क्लासीफाई किया जाता है कम से कम। एक ऑर्डर डिपार्टमेंट, दूसरा रिसीविंग डिपार्टमेंट, तीसरा इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, चौथा GL या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि परचेज ऑर्डर सप्लायर के साथ एग्री करना। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जो परचेज ऑर्डर एग्री हुआ है उसके मुताबिक चीज़ों को रिसीव करना। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले का काम क्या होता है कि जो परचेज इनवाइसेस हैं या सप्लायर ने जो इनवाइसेस भेजी हैं, या तो खुद से परचेज इनवाइस बना ले या सप्लायर की भिजवाई हुई सप्लायर इनवाइस को रीचेक करे कि वो ठीक है कि नहीं।
और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवा दें। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले का काम होता है कि उसने वो जो परचेज इनवाइसेस हैं सारी की सारी जर्नल में रिकॉर्ड करनी है और जर्नल से लेजर में पोस्ट करनी है। ये बना दिए 4 डिपार्टमेंट हमने, उसके बेसिक फंक्शन भी बता दिए। अब देखते हैं ऑर्डर डिपार्टमेंट। ऑर्डर परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का मकसद क्या होता है कि जितनी भी परचेजेस हो वो ऑथोराइज्ड हो, हर बंदा अपनी मर्जी से परचेज ना कर रहा हो, सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से अथॉरिटी हो परचेज करने की, उसी की अथॉरिटी हो। दूसरा, अप्रूव्ड सप्लायर को परचेज ऑर्डर इशू करना है, अरे गारे को नहीं भेजना कि कोई भी गंदा माल हमें सप्लाई कर दे। ट्रस्टेड सप्लायर्स की लिस्ट बनाई गई होती है, अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट, क्या सामान इसी से खरीदना है। और ये अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट ऐसा भी नहीं है कि 10 साल 5 साल पहले बनी हुई है और वही चल रही है, ये ईयरली बेसिस पे अपडेट होती है, क्योंकि मार्केट में नए अच्छे सप्लायर्स भी आते रहते हैं और बाज़ औक़ात पुराने सप्लायर्स की रेपुटेशन भी डाउन चली जाती है कंप्लेंट्स आने की वजह से। तो ये ऑर्डर डिपार्टमेंट का मकसद है ऑथोराइज्ड परचेज हो, अप्रूव्ड सप्लायर से परचेज करनी है और मिनिमम रेट्स के। इनका असूल सिर्फ ये नहीं होता मिनिमम रेट, इनका असूल होता है गुड क्वालिटी एट मिनिमम रेट, गुड क्वालिटी एट मिनिमम रेट। तो गुड क्वालिटी इंश्योर करते हैं अप्रूव्ड सप्लायर से, और फिर मिनिमम। अगर केस स्टडी में आपको कह देगा ना कि अल्टरनेट सप्लायर जो कि लोअर रेट पे चीज सप्लाई कर रहा था, तो आपने कहना चेक करना चाहिए इसकी क्वालिटी कहीं डाउन तो नहीं है, क्योंकि जब रेट कम होते हैं तो साथ ही क्वालिटी भी डाउन होने का खतरा होता है। कंट्रोल स्टडी करें। अभी आपकी रिवीजन भी है एक तरह से। देखिए डिपार्टमेंट वही, डिपार्टमेंट में फर्क तो नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, क्या वहां पे डिस्पैच डिपार्टमेंट था, यहाँ पे एस्टिमेट डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए किसकी किसके साथ, बिटवीन पर्सन हु मेंटेन्स इन्वेंट्री वाला एंड पिछले वाला एंड पर्सन हु रिसीव्स गुड। इसी तरह रिसीविंग डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज, बट ठीक है बाकी नहीं है। या इनवाइसिंग या बिलिंग में भी लिख सकते हैं, आई कैप ने नहीं लिखी, मैंने भी उसको फॉलो किया, नहीं लिखी, वरना इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। फिर इसका प्री नंबरिंग होनी चाहिए। किसकी प्री नंबरिंग, परचेज ऑर्डर की। शाबाश। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर मेंटेन करना चाहिए और इसको हाँ पीरियोडिकली अपडेट होना चाहिए। अगली बात अजीब सी लिखी है, एक्सेस राइट्स, यानी इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक पर्सन को राइट होना चाहिए। हर बंदा इस लिस्ट को एक्सेस ना करे, वरना क्या करेगा, वो अपनी मर्जी का सप्लायर ऐड कर देगा। यह है एक्सेस राइट्स के इस लिस्ट की एक्सेस सिर्फ चंद लोगों को होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड लोगों को, डायरेक्टर लेवल पे फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, एक्सेस राइट्स। नेक्स्ट कोटेशन, कोई भी परचेज, मुझे बताइए मार्केट में कोई भी करीब तरीन सप्लायर पड़ता है, किसी को भी रैंडम बेसिस के ऊपर ऑर्डर इशू कर देना चाहिए, क्या कोटेशंस कॉल करनी चाहिए, और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मीट करता हो और उसे मीट करते हुए मिनिमम रेट दे, उसको ऑर्डर देना चाहिए कि जो मिनिमम रेट कोई भी दे, जो स्पेसिफिकेशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए मिनिमम। और ऑथोराइजेशन होनी है। परचेज ऑर्डर किसको ऑथोराइज करने चाहिए, ऑर्डर डिपार्टमेंट, परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को। ये इसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर इशू करने की। जरा बताइए अगर समझ आया तो, परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम शुरू कब होता है, जब इसके पास परचेज रिक्वेजिशन आती है इन्वेंट्री वाले की तरफ से। खत्म कब होता है, जब ये परचेज ऑर्डर की कॉपी एक इशू कर देता है सप्लायर को, एक अपने पास रख देता है और एक एक कॉपी अगले सारे डिपार्टमेंट को। सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये क्या इशू करता है, परचेज ऑर्डर। ठीक है, परचेज ऑर्डर। अच्छा, ये इंश्योर करने के लिए कि परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट सही काम करे, कोई एरर फ्रॉड ना हो, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, प्री नंबरिंग। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? चीजें रिसीव हैं, चेक करे परचेज ऑर्डर के साथ। शाबाश। प्री नंबरिंग किसकी? GRN की। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, रिसीविंग के बाद इंस्पेक्शन कर रहा हो, क्वांटिटी भी क्वालिटी भी, और GRN के ऊपर फिर साइन करे। इसके GRN के ऊपर जो रिसीविंग डिपार्टमेंट का हेड होता है ना, इसके GRN के ऊपर साइन करने का साबित होता है, ये होता है इस चीज का कि इसने रिसीव करके इंस्पेक्शन किया और जो ऑर्डर किया था वही आया। हम बाद में जब एज ऑडिटर आते हैं ना, तो ये देखने के लिए कि कंट्रोल सही परफॉर्म हो रहा था कि नहीं, हम कहते हैं GRN के सैंपल निकालो, और फिर उसमें क्या चीज देखते हैं भला? साइन। क्लियर? खुद बताइए, इसके ऑर्डर में और उसके ऑर्डर में, इसकी रिसीविंग और उसकी रिसीविंग में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। और अभी अकाउंट्स में तो बिल्कुल ही कुछ फर्क नहीं होगा ना। बाहर आगे इनवाइसिंग या बिलिंग, क्या मकसद होगा इसका? नहीं सॉरी भूल गया। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम शुरू कब होता है? परचेज ऑर्डर आ जाता है। खत्म कब होता है? जी की कॉपी बना के एक कस्टमर को, एक अपने पास, एक अगले सप्लायर को एक अपने पास और एक अगले डिपार्टमेंट को भिजवा देता है। और फिर इसके बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट होती है? GRN होगी। और वो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? इंश्योर करने के लिए कि काम सही करे। ड्यूटी नंबरिंग, इनवाइसिंग डिपार्टमेंट, इसके पास एक तो आता है परचेज ऑर्डर, यहां से आया GRN। इसके पास दो, यहां पे थोड़ा सा फर्क है, इसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि चूंकि इसके पास परचेज ऑर्डर भी आ चुका है, GRN भी आ चुका है, ये खुद से परचेज इनवाइस प्रिपेयर कर ले, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। इसकी कोशिश क्यों? हाँ, ये सप्लायर की इनवाइस का वेट करता है कि मैं खुद प्रिपेयर ना करूं, सप्लायर जब इनवाइस भेजे उसको चेक करूं और वो सही हो तो वो आगे भेजूं। इसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी है। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी जरा गौर से सुनिएगा। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी क्या है? कंपनीज की कोशिश होती है पैसे रिसीव करने हो ना तो जल्द से जल्द रिसीव हो, और पे करने हो तो लेट हो। सेल इनवाइस ये फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं खुद ही बना के। क्यों? रिसीव करना है ना, जितनी जल्दी रिकॉर्ड होगा उतनी जल्दी रिसीव होगा। परचेज इनवाइस जब परचेज करते हैं इसको फौरी रिकॉर्ड नहीं करते, कहता है जितना डिले हो जाए उतना बेहतर है। जब सप्लायर अगर इनवाइस ही नहीं, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सप्लायर ने इनवाइस ही नहीं रेज की, उसने अभी पेमेंट डिमांड ही नहीं की, तो हम क्यों पेमेंट कर दें फटाफट? तो ये इंतजार कर। इसी वजह से हमारे ऑडिट में एक अहम कंसेप्ट क्रिएट होता है पेंडिंग GRN का। पेंडिंग GRN यही चीज है कि वो GRN वो चीजें जो रिसीव हो चुकी हैं लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हुई। रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? इसकी सप्लायर इनवाइस नहीं आई। तो ये ध्यान में रखिएगा, पेंडिंग GRN। अच्छा, अब लेकिन उधर सप्लायर भी बड़ा होशियार होता है, उसे पता होता है कि मेरी इनवाइस का इंतजार हो रहा है। ये इनवाइस अक्सर साथ बना के लाता है, लेकिन कुछ बाद में भी भेजते हैं। जब इनवाइस इनके पास आ जाएगी, जब इनवाइस इनके पास, ये क्या करेंगे? उस इनवाइस को चेक करेंगे ठीक है कि नहीं। कैसे? क्वांटिटी कंपेयर करेंगे GRN के साथ, रेट और डिस्काउंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। जिस तरह उधर क्रेडिट नोट था उधर भी प्री नंबर्ड एंड ऑथराइज्ड क्रेडिट नोट था, डेबिट नोट। क्लियर? अब बताइए, इनवाइसिंग डिपार्टमेंट इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम शुरू कब हुआ? जब इसके पास GRN है। और इसका काम खत्म कब होता है? जब ये सप्लायर इनवाइसेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट भिजवा देता है चेक करके।
सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये क्या प्रोसेस करता है? सप्लायर इनवॉइस या परचेज इनवॉइस भी कह लें। और ये इंश्योर करने के लिए कि अपना काम सही तरीके से करे, इस डिपार्टमेंट में कोई एरर या फ्रॉड ना हो, क्या करेगा? अच्छा अब सुनिए, अब मैं अगला डिपार्टमेंट आपको समझाना नहीं चाह रहा बल्कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। अगर सेल्स ऑर्डर सेल्स सिस्टम में आपको इस डिपार्टमेंट की सही समझ आ गई तो अभी भी बता सकेंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? जो ट्रांजैक्शंस है परचेज या सेल ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना। ओके ओके ठीक है, दो काम, रिकॉर्ड पोस्ट। रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? जर्नल में। पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर। दो, जर्नल लेजर में भी, सब्सिडरी। एग्रीड। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या पोस्टिंग करते हुए गलती हो सकती है? यस। अच्छा सुनिए, गलती दो तरह की हो सकती है। या तो 10 ट्रांजैक्शन थी, 10 की बजाय 9 या 11 कर दी, या 10 की 10 रिकॉर्ड की लेकिन अमाउंट गलत। इस तरह की गलती को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बैच टोटल। बैच टोटल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड करने के बाद उनको गिनना, नोट करना कि कितनी है, उतने ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। नहीं, जैसे ये आजकल ये बैच टोटल एडमिशन डिपार्टमेंट में होता है, प्री इनरोलमेंट हो रही है, डे एंड के ऊपर देखा जाता है जितनों ने इनरोलमेंट करवाई है, ठीक है, और जितनी सिस्टम में एंट्री हुई वो बराबर है कि नहीं है। अगर कोई डिफरेंस हो वो सामने आ जाता है। चलिए, ये था हमारा बैच टोटल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इनवाइसिंग वाला फ्रॉड में इन्वॉल्व हो और वो फेक इनवाइस बना के भेज दे जिसकी कोई जीआरएन ही नहीं है? हाँ, तो बताइए कौन सा जैसे ही इनवाइस आए अन्यवार रिकॉर्ड कर ली के सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। इसे कहते हैं ऑडिट ट्रेल। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का मौजूद होना, किसी भी ट्रांजैक्शन में सारी डॉक्यूमेंट्स का मौजूद होना, ऑडिट। तो ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से पहले चेक करेगा ऑडिट ट्रेल मौजूद है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल? इसके बाद ये तो होगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में ऑडिट ट्रेल देखना है और बैच टोटल। इसके बाद करनी है पोस्टिंग। अच्छा आप जरा सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पोस्टिंग करते हुए टोटल जो है जर्नल का, परचेज जर्नल का, वो कंट्रोल अकाउंट में सही जाए लेकिन सब्सिडी लेजर में गलत? हो सकता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एक तो अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर दें कस्टमर को, जिसका फर्क होगा वो बता देगा, और किसके साथ? कंट्रोल अकाउंट की सब्सिडी लेजर के साथ। तो ये इसके एक्टिविटीज है। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए, ये आपका सेल सिस्टम है, ये आपका परचेज सिस्टम है, खुद देखते हैं दोनों में कितना फर्क है। कोई फर्क। तो इसी तरह परचेज का भी क्वेश्चन कर लें। अच्छा चले, कल की क्लास में करें, ठीक है? ठीक है, सिस्टम सारा मैंने आपको बता दिया। क्या वो गलतियां बता दूं जो स्टूडेंट अक्सर इस चैप्टर में करते हैं? पहले टिप सुन लें। कह रहा है 3, अभी सिखाई आपको सिर्फ एक चीज है, सिखाई सिर्फ कंट्रोल, लेकिन तीनों में फर्क है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कंट्रोल एक्टिविटी कुछ और है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ और है। सिखाया सिर्फ एक है मैंने, कंट्रोल एक्टिविटी, लेकिन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कंट्रोल एक्टिविटी कुछ और है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और मोस्ट डेडली मिस्टेक्स, सुन लें, कुछ भी हो जाए कम से कम ये गलतियां आपने नहीं करनी। सारे सिस्टम याद नहीं हो रहे, सारे डिपार्टमेंट याद नहीं हो रहे, 100% नहीं, कोई बात नहीं, कम कर लें वो चलेगा, लेकिन हाँ करने हैं। लेकिन मोस्ट
मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रोल एक्टिविटी एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने इधर बताया आपको कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क है। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या फर्क है? पढ़ा है नहीं तो बता, क्या बताएं? कंट्रोल एक्टिविटी, शाबाश, कंट्रोल एक्टिविटी मैनेजमेंट कर रही है। सुने ना, फिर एग्जामिनर के पता क्या कहता है? एग्जामिनर में उसने कहा होता है कंट्रोल एक्टिविटीज बताइए, स्टूडेंट लिखता है ऑडिटर शुड डू दिस, वो कहता है ऑडिटर कहाँ। अच्छा, आगे सारी बात ठीक लिखी होती है, लेकिन सिर्फ ऑडिटर और मैनेजमेंट का लफ्ज से वो क्वेश्चन गलत कर देता है, क्योंकि ऑडिटर कंट्रोल एक्टिविटी का जिम्मेदार नहीं है। छोटी सी गलती है जो शायद आप कभी नोट भी ना करते इतना अहमियत के साथ। तो पहला क्या, कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को, और दूसरा मिसक्लासिफिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्या मतलब? वो पूछता है ऑर्डर डिपार्टमेंट के कंट्रोल, रिसीविंग डिपार्टमेंट के, वो कहता है रिसीविंग के, तो डिस्पैच के बता देते हैं। कुछ कुछ समझ आए? चलें ठीक है। नहीं नहीं, बस अब आपकी भी बस हो गई और मेरी भी बस है। नहीं नहीं, अच्छा, एक तो वैसे ये हमारा कमरा नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, जब से इस रूम में आया ना, हल्की हल्की सर दर्द हो रही है मुझे। आदत होती है ना, तो हाँ, अपना घर अपना ही होता है। तो ये तो वैसे भी इतनी लंबी क्लास मैं लेता भी नहीं होता। पहली दफा बस मैंने नहीं, तीसरी चौथी दफा होगी मेरा ख्याल पूरे कैरियर में। बाहर सुन ले, अच्छा सुन ले, आज घर जाके आपने क्या करना है? 2 काम, इसको पढ़ लेना है और हल्की हल्की आंच पे याद करना है। आज ही दोनों डिपार्टमेंट याद करना जरूरी नहीं है, स्टार्ट कर दे। केस स्टडी, अच्छा केस स्टडी में अजीब बात तो सुनना है। 1 2 3 4 5, इसमें एक इन्वेंट्री वाली भी है केस स्टडी जो नहीं करने, लेकिन वो तो मैंने सिस्टम पढ़ाया ही नहीं आपको। अगर आपको याद हो तो पढ़ा दिया था। कब बोला? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, याद है? स्टॉक काउंट, वही पढ़ाया था, वही। तो आज की आपकी होम असाइनमेंट में इन्वेंट्री, सेल्स की है, परचेज की केस स्टडी, इन्वेंट्री की, तसल्ली से करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।